आज भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की पूरी दुनिया मिसालें दे रही है कि आखिर ये कैसे हो गया। जो भारत कभी तालिबान को आतंकवादी संगठन मानता था और तालिबान की सत्ता को कभी भी भारत ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अचानक से भारत इतना मित्र कैसे बन गया और वो भी इतना घनिष्ठ। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में, बहुत खुश हुए। अगर इधर से कोई गुजरेगा कहेगा पाकिस्तान से, तो कैसा रिएक्शन होगा? अगर पाकिस्तान इधर में देखेगा तो मैं उसको लत मारूंगा। अफगानिस्तान के लोग भारत को बहुत प्यार करते हैं, इतने प्यारे लोग हैं, चाहे भारत से कोई भी वहां पर घूमने के लिए गया हो। यही हो रही है कि लोग पैसा नहीं ले रहे, तो मैं अब मेरे को अजीब सा लगने लग जाता है। तो पैसा क्यों नहीं ले रहा है तुम ये बताए पहले। आप हमारा मेहमान तो मेहमान है तो यार मेहमान तो सब आएगा, फिर क्या खाएगा? क्या जलेबी का पैसा हम ले रहे, इसका तो ले लो। हम क्या खिदमत करेगा? बस कहाँ से आया? हिंदुस्तान से आया। अच्छा। कैसे है? खैरियत है? सब खैरियत है, ठीक ठाक, सब ठीक ठाक, मजे में है। अब कैसा है? कारोबार, जिंदगी सब बराबर है। ये लोग भारत को बहुत प्यार करते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ठोका था तो जश्न इन्होंने भी मनाया था। बहुत अच्छा दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है। आज हमारे भाई ने हमारे 50 साल दुश्मन को मारा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो 50 सालों में हमारा मुल्क को इन लोगों ने तबाह किया। हिंदू, पारसी और बौद्ध धर्म को मानने वाला अफगानिस्तान आखिर इस्लामिक राष्ट्र कैसे बन गया? हमारे लिए वो देश महत्वपूर्ण है जो हमारे हितों के अनुकूल हो, चाहे वहाँ पर फिर किसी की भी सरकार हो, चाहे अफगानिस्तान में लोकतंत्र हो या फिर तालिबान की सरकार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वो देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे हितों को ध्यान में रखता है, हमारे हितों के अनुकूल है। आखिर कभी अखंड भारत का हिस्सा रहा हमारा मित्र अफगानिस्तान, जो पहले हमारा ब्रदरहुड हुआ करता था, हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करता था। आखिर यह हमारे देश से कैसे अलग हुआ? कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान का फ़ायदा उठाया और साथ ही हमारे देश से अलग करके उसे पहले ही एक अलग देश बना दिया, जिसकी वजह से वो अपने एम्पायर को भी सुरक्षित करने में कामयाब रहे और साथ ही भारत के टुकड़े टुकड़े करके भारत और यहाँ से जो टुकड़े किए गए थे, जो भी देश थे, उनको आपस में लड़वाने में कामयाब रहा। किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया में ऐसे काम किए थे, उसी तरीके से भारत में भी उन्होंने ऐसा ही काम किया। आखिर अफगानिस्तान हमारे देश से टूटकर क्यों अलग बनाया गया? शुरुआत से हम कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम सबसे पहले हमारे अखंड भारत को देखते हैं कि पहले अखंड भारत कैसा दिखता था जब ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे देश पर कब्जा नहीं किया था। दोस्तों, यह है अखंड भारत का नक्शा। उस समय 1945 का यह नक्शा है जब अफगानिस्तान को अलग दिखाया गया था, लेकिन अफगानिस्तान उस समय उससे पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता। तो ये कंप्लीट अखंड भारत है उस समय का, जब अफगानिस्तान हमारे देश का हिस्सा था, पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा था, बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा था, म्यांमार हमारे देश का हिस्सा था। तो कंप्लीट यह अखंड भारत हमारे देश का हुआ करता था, हमारा देश हुआ करता था। लेकिन जब साम्राज्यवादी नीति आई तो उन्होंने देशों को अलग अलग टुकड़े कर दिए ताकि वो संगठित नहीं रह सके और साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। अब दोस्तों, हमें अफगानिस्तान और अखंड भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा 2500 साल पहले और इतिहास के उन दस्तावेजों को खंगालना होगा जिसमें हमारे अखंड भारत के इतिहास के बारे में लिखा गया है और साथ ही अफगानिस्तान भारत से कैसे कनेक्टेड रहा था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों चलते हैं, हम अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं 2500 साल पहले, जब भारत में सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। उसके बाद वैदिक काल आया, ग्रामीण सभ्यता आई और धीरे धीरे लोह युग प्रारंभ हो गया। लोह युगीन सभ्यता आई और धीरे धीरे भारत में शहरों का विकास होने लगा। तो सबसे पहले जन बने, उसके बाद जनपद बने और उसके बाद भारत में महाजनपदों का विकास होने लगा। और उन्हीं महाजनपदों में 16 महाजनपद भारत में अस्तित्व में आए, जहां पर शहरीकरण धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका था। और उन्हीं 16 महाजनपदों में दो महाजनपद ऐसे थे जो अफगानिस्तान में थे। उस समय 2 महाजनपद अफगानिस्तान में थे और वो थे, एक तो था कंबोज और दूसरा था गांधार। ये भारत से बाहर, जो आज का जो भारत है उससे बाहर 2 महाजनपद थे, गांधार और कंबोज, जो अफगानिस्तान में थे। और यहाँ पर शुरुआत में क्या था? यहाँ पर हिंदू शाही और पारसी परंपराओं का
प्रचलन था और यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे या फिर पारसी थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उसका विस्तार हुआ, तो अफगानिस्तान में भी उस समय गांधार और कंबोज में भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचलन बढ़ने लगा और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। आज भी अफगानिस्तान में बामियान में जो बौद्ध धर्म की मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी है, जो एक पहाड़ को काट कर बनाई गई है। हालांकि बाद में इस मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया, लेकिन बामियान में जो मूर्ति है उसको देश विदेश से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे उसको देखने के लिए जाया करते थे और वहाँ पर पर्यटन के रूप में बामियान में बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उस समय बौद्ध धर्म का विस्तार जब अफगानिस्तान में हुआ, गांधार कंबोज में हुआ, तो वहाँ के राजा बौद्ध हो गए थे। यहाँ पर अभी इस्लाम आया नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे साल निकलते गए, समय गुजरता गया और उसके बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सबसे पहले अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद अफगानिस्तान में यूनानी और फारसियों का शासन रहा। अब दोस्तों हम गौर करते हैं कि जब सिकंदर यहाँ से वापस लौट कर जा रहा था तो यहाँ पर एक जो एम्पायर यहाँ पर वो छोड़ गया था, जो अपना कमांडर छोड़ गया था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर शासन कर रहा था, तो उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची, भारत पर कब्जा करने की सोची, जो उसका मालिक नहीं कर पाया था, सिकंदर नहीं कर पाया था। तो उस समय भारत में उदय हो रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक बन बैठा था और भारत का शासक बन गया तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई होती है और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर पाकिस्तान के कुछ हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे देता है और सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से भी शादी चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाती है। इस तरीके से वापस से अफगानिस्तान जो गांधार और कंबोज था वापस से अखंड भारत के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, इसके बाद से भारत के ही जो शासक थे उन्हीं के हाथों में अफगानिस्तान कंट्रोल में रहा और अखंड भारत का हिस्सा रहा। अब दोस्तों आती है 7वीं शताब्दी। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था, 7वीं शताब्दी में जब अरब में क्या हुआ था, इस्लाम का उदय हो गया था और इस्लाम के उदय के साथ साथ ही धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार होने लगा और इस्लाम के विस्तार के साथ यहाँ से जो ग्रीक और जो इस्लाम वाले थे वो यहाँ से अफगानिस्तान में कब्जा करने लगे, अफगानिस्तान पर आक्रमण करने लगे, गांधार और कंबोज पर। और धीरे धीरे इस्लाम का प्रभाव, जो तुर्क आक्रमणकारी थे, जो अरबी इस्लाम वाले थे, जिनका प्रभाव अफगानिस्तान तक होने लगा और पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके तक मुसलमानों का प्रभाव होने लगा। 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इस्लाम का अफगानिस्तान में काफ़ी विस्तार हुआ और अफगानिस्तान के लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होकर, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया और कन्वर्ट होकर एक इस्लामिक राष्ट्र अफगानिस्तान बन गया। फिर धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ साथ भारत में मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ और जब भारत में मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ तो मुगलों ने क्या किया, वापस से पूरे अखंड भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो भी यहाँ पर जो अरब आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, यहाँ से अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में आक्रमण कर रहे थे, इनको कंट्रोल कर लिया और अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करके यहाँ पर अपने सेनापति बिठा दिए। जैसे अकबर ने मान सिंह को यहाँ पर बिठा दिया था काबुल में कि जाओ काबुल में अपने सीमा की रक्षा करो, तो इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र को पूरा कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर जो भी क्षेत्र था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, पूरे अखंड भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब दोस्तों समय आता है सन 1739 का। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था और भारत में मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला एक तरीके से रंगीला ही शासक था, इसको कोई मतलब नहीं था कि शासन कैसे चलाना था। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया था। अब दोस्तों उस समय फारस का शासक था नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में। तो सबसे पहले इधर से आया था तो सबसे पहले अफगानिस्तान में आक्रमण किया और अफगानिस्तान में संधि हुई इन दोनों के बीच में, उसका नाम था कंधार की संधि। कंधार की संधि। और पहली बार अफगानिस्तान नादिर शाह के कंट्रोल में आया और पहली बार अखंड भारत से अफगानिस्तान 1739 में अलग हुआ। इसके बाद भी नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया और यहाँ से कोहिनूर, हीरा, मयूर, सिंहासन जो भी थे वो लूट कर यहाँ से
ले गया। यहाँ से सब कुछ लूट कर ले गया और बहुत सारी धन दौलत यहाँ से लूट कर ले गया। इसके बाद नादिर शाह का क्या हुआ? नादिर शाह का एक सेनापति था, वो था अफगान सिपाही था, वो नादिर शाह का सेनापति था, कमांडर था, नादिर शाह का कमांडर। तो यहाँ से जब उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो उसने कहा कि रुको मैं तेरे को बताता हूँ। तो इसके 7 साल बाद जैसे ही वो कमांडर मजबूत हुआ, उसने सारी सेना संगठित कर ली, तो उसका नाम था अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी ने नादिर शाह को ख़त्म करके वापस से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पर दुरानी राजवंश की स्थापना की और अखंड भारत का वापस से हिस्सा बन गया। तो दुरानी राजवंश की स्थापना की अफगानिस्तान में अहमद शाह दुरानी ने, किसको मारकर? नादिर शाह को मारकर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया और पूरे अखंड भारत को अपना गुलाम बना लिया। ब्रिटिश एम्पायर ने उस समय पूरे अखंड भारत को अपना गुलाम बना लिया, जब पूरा अखंड भारत ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में आ गया था। अब इसके बाद दोस्तों समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ ही अफगानिस्तान वाले लोग अंग्रेज़ों से लगातार लड़ते रहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो लड़ाके रहते हैं, जैसे राजस्थान में राजपूत लड़ाके थे, उसी तरीके से अफगानिस्तान में आज भी योद्धाओं का एक देश है अफगानिस्तान। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ था, अफगानिस्तान वाले लगातार अंग्रेज़ों से लड़ते रहते थे, अंग्रेज़ों की पार नहीं पड़ रही थी। और उधर से क्या था, उधर से यूएसएसआर का कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा था। यूएसएसआर पूरा यहाँ पर अपना कंट्रोल जमाए बैठा था और इधर था पूरा ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर फैल गया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर था, उधर यूएसएसआर था। तब ब्रिटिश एम्पायर को यह लग रहा था कि यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए, यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान को एक तरीके से बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब अफगानिस्तान को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक तो था ये यूएसएसआर और यहाँ तक था ब्रिटिश एम्पायर। तो इस अफगानिस्तान को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया और यूएसएसआर और ब्रिटिश भारत के बीच उस समय गंडमक की संधि हुई। 1876 में गंडमक की संधि हुई और यूएसएसआर को बोला गया कि तुम इस अफगानिस्तान से नीचे नहीं आओगे और ब्रिटिश एम्पायर को बोला गया कि ब्रिटिश एम्पायर अफगानिस्तान से ऊपर नहीं जाएगा। तो यह एक तरीके से बफर जोन इसको अफगानिस्तान को बनाया गया, इस क्षेत्र को बनाया गया। अब दोस्तों अफगानिस्तान वाले तो अंग्रेजों से लगातार लड़ते ही रहते थे। अब इनके बीच 3 बार युद्ध हुए, एंग्लो अफगान युद्ध लगातार 3 बार युद्ध हुए और सबसे पहला युद्ध हुआ 1839 से, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक। अफगानिस्तान तो योद्धाओं का देश है, तो उन योद्धाओं ने जो अंग्रेज थे उनको बहुत बुरी मार मारा और वहां से भगा दिया। 3 साल तक यह युद्ध चला, अंग्रेजों की पार पड़ी नहीं। अब अंग्रेज क्या करते हैं, उनकी एक खासियत है, जब भी वो कोई अगला कदम उठाएंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज मार खाई और फिर से वापस से युद्ध लड़ने के लिए चले गए, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करते थे। और हर बार उन्होंने ऐसा ही किया था किसी भी राज्य को जीतने के लिए। उसके बाद 1839 से 42 के बाद 1878 में वो वापस से अफगानिस्तान में आए थे। इससे पहले वो यहाँ पर नहीं आए थे। 1878 में और 1880 के भी 2 साल तक यह युद्ध चला, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। उसमें अंग्रेज लगभग जीत ही गए थे, लेकिन वो बार बार जो योद्धा थे अफगानिस्तान के, वो अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को वापस से अफगानिस्तान छोड़कर वापस भागना पड़ा। उससे पहले हमने बताया था कि गंडमक की संधि कर दी थी 1876 में। अब 1878 से 1880 के बीच युद्ध चला। इसमें अंग्रेज जीत तो गए थे, लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनकी पार नहीं पड़ रही थी। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, वापस से अफगानिस्तान के लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। फिर 1919 में फिर युद्ध हुआ और अफगानिस्तान में पार पड़ी नहीं और उन्होंने 1919 में अफगानिस्तान को स्वतंत्र कर दिया और 1919 में अफगानिस्तान को स्वतंत्रता मिली। यह युद्ध 1 महीने तक चला और इसका मुख्य कारण ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्रता की मांग थी। युद्ध के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की पुष्टि की और ब्रिटिश नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। तो अफगानिस्तान आज़ाद हो गया था ब्रिटिशों से 1919 में। अब दोस्तों इससे पहले भी एक और था कि इससे पहले क्या था, 1893 में क्या हुआ था। 1893 में ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया कि यार इनको कैसे भी कंट्रोल करने के लिए ऐसा करो कि इनको आपस में ही लड़ा दो। तो 1893 में अखंड भारत से
एक रेखा खींची गई जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। डूरंड कौन था? एक ब्रिटिश सचिव था, तो उस समय भारत में था। ब्रिटिश भारत के सचिव सर मोर्टियर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान, जिसके नेतृत्व में अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ था, उनके बीच समझौते के तहत यह सीमा निर्धारित की गई थी 1893 में। तो 1893 में जो ये पश्तून जो पॉपुलेशन थी वो इस तरीके से अफगानिस्तान में पाई जाती थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में। तो इन्होंने क्या किया कि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहे, तो इन दोनों के बीच में डूरंड लाइन खींच दी, पश्तून लड़ाकों के बीच में, जिसकी समस्या ये डूरंड लाइन जो आपस में ही लड़ते रहते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, वो अफगानिस्तान कहता है कि हम ये डूरंड लाइन मानते नहीं है, जो भी पश्तून जो हैं वो हमारे अफगानिस्तान का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये लड़ाई आज तक बनी हुई है। अंग्रेजों ने जहां भी गए थे वो हमेशा ऐसा ही किया था। तो इन्होंने इस क्षेत्र में बीच में होकर लाइन खींच दी, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है 1893 में। और इस रेखा के सीमा के दोनों ओर रहने वाले पश्तूनों को विभाजित कर दिया और इससे भविष्य में विवादों की नींव पड़ी, जो आज भी बनी हुई है। यह सीमा 19वीं शताब्दी के एंग्लो अफगान युद्धों के बाद खींची गई। तो इस तरीके से दोस्तों यह डूरंड लाइन खींची गई थी और अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया था। तो 1893 में डूरंड लाइन खींची गई और उससे पहले जब 1893 के बाद 1919 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश एम्पायर से अफगानिस्तान को स्वतंत्रता मिली। तो इस तरीके से दोस्तों अखंड भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया 1919 में। 1893 में तो क्षेत्रफल ही अलग कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से 1919 में अखंड भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। लेकिन अफगानिस्तान मान लो अलग नहीं होता तो आज हम भी ब्रदरहुड होते, जैसे मित्रता की कस्में आज खाई जा रही हैं, उसी तरीके से अगर अलग होता ही नहीं तो कभी भी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।